कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है सभी को चाहिए जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार। एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 से लेकर अब तक करीब 500 सांसदों और विधायकों ने अपनी अपनी पार्टी छोड़ी है और दूसरे की पार्टी ज्वाइन की है। ये आया राम और गया राम होते हैं। मौसम की तरह बदलते रहते हैं, जैसे मौसम बदलता है उसी तरीके से ये पार्टियां बदलते रहते हैं। बहुत सटीक उदाहरण, एक उदाहरण के तौर पर, चाहे अब हमारे बीच में नहीं है, मौसम विज्ञान, राजनीतिक मौसम विज्ञानी रामविलास पासवान, वो जिस पार्टी की सरकार होती थी वो उसी के साथ में रहते थे। दूसरा उदाहरण अपने उत्तर प्रदेश का है। मैं अपने पड़ोस लखनऊ के पड़ोस में जो ज़िला है हरदोई, वहाँ के जो नरेश हैं, नरेश अग्रवाल, 2007 में उससे पहले वो सपा में थे, मुलायम सिंह की सरकार थी, मंत्री थे, और उसके बाद 2007 में जब बसपा की सरकार बनी तो वहाँ आ गए। 2012 में अखिलेश की सरकार बनी, फिर से वहां पर गए, और 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो वहां भी चले गए। तो इस तरह से सारी पार्टियों में सारे लोग ढूंढते टहलते रहते हैं। लेकिन अब पार्टियों ने कहा कि हमें जिताऊ उम्मीदवार तो चाहिए, लेकिन टिकाऊ उम्मीदवार भी चाहिए। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा हमें विनेबल और स्टेबल दोनों नेता चाहिए जो कि अगले 20 साल तक पार्टी का नेतृत्व कर सके। अब सवाल यही है कि ऐसे विनेबल नेता तो मिल जाएंगे, लेकिन स्टेबल नेता कहां से आपको मिलेंगे। और कांग्रेस के साथ मुश्किल यही है क्योंकि अब ना तो उसकी केंद्र में सरकार है, ना उसकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, और उसके यहां से छोड़ने वालों का सिलसिला लगातार बना हुआ है। अब तक सबसे ज्यादा सांसद और विधायक अगर किसी पार्टी ने छोड़ा है तो वो कांग्रेस है। 177 सांसदों और विधायकों ने अब तक पार्टी का दामन छोड़ दिया है और दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर ली है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने नहीं छोड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों के छोड़ने का जो क्रम था वो बहुत ही माइनर था, 50 के आसपास है, और लेकिन ज्वाइन किया करीब 250 सांसद विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। और पार्टी छोड़ने की बात करें तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में है बहुजन समाज पार्टी, जहां लगातार छोड़ने का सिलसिला चल रहा है। तमाम सांसद विधायक पार्टी छोड़ करके चले गए, और अभी जो 10 हैं उनमें से भी खबर ये आ रही है कम से कम 6 सांसद बाहर जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन चूंकि अभी उनकी सांसदी का मसला है इसलिए वो वहां पर चुपचाप कुंडली मारे बैठे हुए हैं। विधायकों की बात करें तो 17 विधायक थे, उसमें से तमाम विधायक पहले ही बाहर जा चुके हैं। रैनी के पास में 9-7 विधायक बाहर जा चुके हैं। जो कुछ बचे हैं वो भी अब समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो बाहर जाएं, दूसरी पार्टियों को ज्वाइन करें। लेकिन इन सब चीज़ों को देख करके ही अब ये निर्णय लिया जा रहा है, पार्टियां निर्णय ले रही हैं कि उनको जिताऊ उम्मीदवार तो चाहिए, लेकिन टिकाऊ उम्मीदवार भी चाहिए। लेकिन क्या ये मंशा पूरी हो पाएगी, हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आप समझेंगे कि आखिर क्यों चाहिए पार्टियों को जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार। यूपी में विधानसभा चुनाव का सियासी पारा गर्म है। चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। फिर चाहे बीजेपी हो या फिर अन्य राजनीतिक दल, सभी दलों को जरूरत है जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार की, जो मिलने में बहुत मुश्किल हो रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी ज्वाइनिंग का नाटक रच रही है। समाजवादी पार्टी को लोग जान चुके हैं। आज उनके यहाँ रस्म अदायगी हो रही है और ये दिखाने का प्रयास हो रहा है कि हमारे यहाँ लोग ज्वाइन करने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में बड़े पैमाने पर हम अभियान चला रहे हैं और एक बड़ी जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी
दोबारा उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। केंद्र में मोदी और यूपी में योगी हैं, लिहाजा बीजेपी में कोई दिक्कत नहीं है, यानी बीजेपी के पास जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार मौजूद हैं। मुख्य विपक्ष की भूमिका में सामने नजर आ रही सपा में जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार की फेहरिस्त काफी लंबी है। बसपा का एक बार फिर चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग का सहारा ले रही है, लिहाजा कुछ बदलाव के मूड में है, लेकिन ज्यादातर प्रत्याशी फिक्स हैं। हर पार्टी की भांति समाजवादी पार्टी जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार पर भरोसा जताना नहीं चाहती। हम ये जानते हैं कि हमारे पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो जिताऊ भी है और वो टिकाऊ भी है, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति आपके विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है तब तक वो व्यक्ति आपके पार्टी का कब तक हिस्सा बना रहेगा ये आवश्यक नहीं है, और इस बात को समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे से जानती है। तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रारंभ में भी और वर्तमान समय में भी। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने 2022 के जंग में सबसे पहले 100 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सबसे पहली बाजी मार ली है और बिजली फ्री करने का वादा कर दूसरे दलों को भी परेशान कर दिया है। अब अगर बात कर ली जाए कांग्रेस की तो सबसे मुश्किल में नजर आ रही है। हालांकि प्रियंका गांधी दमखम से लगी हुई हैं, लेकिन अपने चुनावी समर में अकेली महसूस कर रही हैं। पार्टी में नेता तो बहुत हैं, लेकिन ना तो वो जिताऊ हैं और ना ही टिकाऊ। ऐसे में अभी प्रियंका प्रत्याशियों को लेकर मंथन कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सभी सीटों पे मजबूती से तैयारी कर रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार जन मुद्दों को लेकर के सड़कों पे संघर्ष कर रही है और निश्चित तौर पे इन फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ जनता लामबंद हो चुकी है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इस विधानसभा के चुनाव में आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेगी। कांग्रेस थोड़ा परेशान इसलिए है कि दशकों से यूपी के सत्ता से बाहर है और पार्टी के कई नेता कांग्रेस का दामन छोड़ दूसरे दलों में चले गए हैं। जो कुछ पुराने नेता बचे भी हैं तो उनकी जीत को लेकर पार्टी आश्वस्त नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने सदस्यता के रूप में 11,000 रुपए की जो मांग कर दी है उससे कई नेताओं को मुश्किल में डाल दिया है। कुछ सोच भी रहे थे पार्टी के साथ आने की, लेकिन अब उन्हें परहेज हो गया है। यूपी के समर में लगभग सभी दलों ने ताकत झोंक दी है, लेकिन कांग्रेस की राह मुश्किल नजर आ रही है क्योंकि प्रियंका को जरूरत है टिकाऊ और जिताऊ उम्मीदवार की। इस बार कांग्रेस को थोड़ी और दिक्कत है क्योंकि जितिन प्रसाद भी उनका साथ छोड़ चुके हैं और वो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और उनका भी वोट बैंक है जो बीजेपी के पाले में जाता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस अपनी नैया कैसे और किसके सहारे पार करेगी और कैसे जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार लेकर आएगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, क्या अब नेताओं को पार्टी की विचारधारा से कोई लेना देना है? मैं इससे लेना देना शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ और करना पड़ रहा मुझे, क्योंकि क्या अब विचारधारा कोई बची है? पार्टी की विचारधाराएं अलग हैं। क्या पार्टियों की अपनी विचारधाराएं बची हैं? ये उन पर भी सवालिया निशान लग रहा है। और पार्टियों की विचारधारा तो छोड़ दीजिए, क्या किसी नेता की कोई विचारधारा बची है? कैसे वो फटाफट पलटी मारते हैं ये हम सब ने देखा है। लेकिन अब पार्टियों को लग रहा है कि नहीं, विनेबल के साथ साथ में स्टेबल भी नेता चाहिए। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। अपने मेहमानों से हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से दीपक मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, प्रसपा के मुख्य प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के डॉक्टर अरविंद गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी। केसी जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका स्वागत है। और विकास श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है विकास जी। और हम शुरुआत करेंगे केसी जैन साहब से ही। केसी जैन साहब के पास चलेंगे। केसी जैन साहब, क्या आजकल किसी नेता की कोई विचारधारा बची है या अब सिर्फ चुनाव जीतना ही एकमात्र पर्पस रह गया है और आगे बढ़ना रह गया है? कलम देखिए प्रदीप जी, while certain kinds of कहीं pens ना attract कहीं GST चीजों में आज जी। जब this is being बसपा corrected पार्टी by making rates कहीं ना कहीं uniform स्वच्छता की राजनीति for all को pens, their लगातार parts.
समय की ये मांग भी है, ये आवश्यकता भी है। जैसे कि एक समय था कि अपराधी जो है वो चुनाव नेताओं को जिताता था, फिर अपराधी स्वयं चुनाव लड़ने लगे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अपराधियों पे कार्रवाइयां हुई और अपराधियों को राजनीति से दरकिनार किया गया, उसका ये परिणाम रहा कि आप देखिए बहन मायावती जी ने भी कह दिया कि मुख्तार अंसारी को हम टिकट नहीं देंगे। ठीक है, ये एक छोटी शुरुआत है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी एक शुरुआत हुई है। तो इस तरीके की शुरुआत जो हो रही है राजनीति में, एक अच्छी शुरुआत हो रही है और कहीं ना कहीं हर एक पार्टी को सामने आना पड़ेगा। अगर राजनीति को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी साफ सुथरा करना है तो जो शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की, बहन मायावती जी ने एक कदम आगे बढ़ करके कहीं ना कहीं उन्होंने भी शुरुआत की। नहीं, मैं कैसी साहब, मैं यहाँ पर बात साफ सुथरा करने की नहीं कर रहा हूँ, मैं पवित्र करने की नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि अब आजकल पार्टियों को जिताऊ उम्मीदवार तो चाहिए, उसके साथ साथ में टिकाऊ उम्मीदवार भी चाहिए। बिल्कुल, देखिए आदरणीय प्रदीप जी, हमने वही बात कही आपसे, जो हमने आपको एक उदाहरण दिया वो उसी का एक उदाहरण है। और ये बात रही, हमेशा से ये बात रही है कि हर एक पार्टी को जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। अब जिताऊ कैंडिडेट में अपराधी आ रहा है सामने, तो अगर आप उसको दरकिनार नहीं करेंगे तो दूसरा व्यक्ति भी अपराधी खड़ा करेगा, क्योंकि अपराधी से, ताकतवर व्यक्ति से, बाहुबली से, धन से केवल वही धनबली और बाहुबली लड़ पाएगा। ऐसे में जो पार्टी के मुख्य कार्यकर्ता हैं, जिनको वास्तव में पार्टी कहीं ना कहीं कंसीडर करना चाहती भी है, लेकिन जिताऊ कैंडिडेट के टक्कर में, जिताऊ कैंडिडेट खड़ा करने के एक दूसरे की होड़ में इनको कहीं ना कहीं प्रेशर मिलता है। तो इसी चीज को दरकिनार करना पड़ेगा और हर एक पार्टी को करना पड़ेगा। ठीक है केसी जैन साहब जी, आपकी बात समझ गया कि अपराधी चूंकि जिताऊ होते हैं उनको इसीलिए वो चाहिए। ये बात हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब जो अकाल पड़ा वो टिकाऊ नेताओं का, टिकाऊ नेता नहीं मिल रहे हैं, बराबर पार्टियां चेंज कर रहे हैं। विकास जी का रुख करेंगे। विकास श्रीवास्तव जी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा कि बिनेविल और स्टेबल उम्मीदवार चाहिए जो अगले 20 साल तक पार्टी का नेतृत्व कर सकें। जी, बेहतर संगठन के लिए प्रियंका जी ने बहुत ही ऊंची सोच के साथ काम शुरू किया है कि हमको स्थायित्व देने वाले नेताओं की जरूरत है, उनको आगे बढ़ाना है, जिन्होंने एक लंबा अरसा पार्टी में दिया और उनकी एक सामाजिक पहचान है। ऐसे लोगों को अवसर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से अपने जो वर्कर हैं, हमारे जो NSY यूथ फ्रंटल संगठनों से मेन बॉडी तक आए हुए लोग हैं, प्राथमिकता के तौर पे उनको सम्मान देती है, संगठन में जगह देती है और विधानसभा चुनाव में भी अवसर देती है। जी चलिए, डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी क्या कहेंगे आप आपकी पहली प्रतिक्रिया। आपके यहाँ तो पार्टी ज्वाइन करने के लिए लोग लाइन लगाए हुए हैं, आपको तो दिक्कत नहीं है जिताऊ उम्मीदवारों की? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ करूंगा। देखिए, बस बहुजन समाज पार्टी में मैं आपको बताऊं, एक नारा चला था पहले कि चढ़ गुंडन की छाती पर और मोहर लगेगी हाथी पर। इनका ये परसेप्शन जो इलेक्शन से पहले जो है, यही परसेप्शन रहता है कि चढ़ गुंडन की छाती पर और मोहर लगेगी हाथी पर। और जब ये इलेक्शन जीत के सत्ता में आ जाते हैं तो फिर ये होता है कि आओ बैठो हाथी पर और चढ़ जनता की छाती पर। वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की। इनके यहाँ क्या है कि जब इलेक्शन से पहले ये एक वॉशिंग मशीन का काम करती है, जैसे अभी कैंडिडेट डालिए, भ्रष्टाचारी डालिए, आप कैसा भी डालिए, और वो वॉश होके एकदम नीट एंड क्लीन फ्रेश होके दूसरी तरफ से बिल्कुल जो है शुचिता वाला निकल आता है। देखिए, मैं इसमें आपको एक चीज जरूर कहूंगा, बड़ी विनम्रता से बात कहूंगा कि देखिए, हर राजनीतिक पार्टी को आज ये बहुत ही सीरियसली कंसीडर करना चाहिए
कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी, हम लोगों को इस चीज पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि नेता जो है वो किसी भी राष्ट्र का अभिभावक होता है। वो अगर हमारे अच्छे नेता होंगे, हम अपने बच्चों को, हमारी जनता को एक अच्छी दिशा हम दे सकेंगे और हम अपने प्रदेश और राष्ट्र को एक बेहतर बना सकेंगे। ठीक बात। तो देखिए, हम सबको ये है कि हम सबको एक नैतिक जिम्मेदारी लेनी होगी कि बस अब बहुत हो चुका, अब हम लोग एक नई शुरुआत करेंगे। जैसे हमारे माननीय अखिलेश जी ने अभी शुरुआत करी है कि हम नई सपा है, नई हवा है, और इसी के साथ में हम लोग एक नई विचारधारा, अच्छे लोगों को राजनीति में लाएंगे, उन लोगों को लेके आएंगे जो बिल्कुल बेदाग हैं। ठीक है अरविंद जी, आपका समय पूरा हो गया, मैं दोबारा से आपका रुख करूंगा। जी अरविंद जी माफ करिएगा, आपका अलॉटेड टाइम आपका पूरा हो गया है, मैं दोबारा से आपका रुख करूंगा। दीपक मिश्रा जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। ये लोग सब हमारे जो अतिथि हैं वो कह रहे हैं कि माफियाओं को दूर रखना चाहिए। मेरा जो सीधा सवाल ये है कि ये जो आया राम गया राम है, उनकी तो माफियाओं की बात छोड़ दें, ये जो आया राम गया राम है, इनको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि अब बीच में एंटी डिफेक्शन लॉ भी बना, उसका भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, जो राजनीति है ना, वह मूलतः समाज का दर्पण है, लीड करती है समाज को। होता क्या क्या बहुत ध्यान से देखिए कि जो वैचारिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग होते हैं, चाहे वो भाजपा के हों जो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, चाहे सपा प्रसपा या जनता दल जो सोशलिस्ट धारा के लोग हैं, वह अगर सरकार हार भी जाती है तो भी पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन आप वही देखिए, वही बसपा की सरकार आती है तो वो बसपा में होते हैं, भाजपा की सरकार आती है तो फिर वही भाजपा में चले जाते हैं, फिर वही सपा की सरकार होती है तो सपा में चले जाते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि नेतृत्व को सत्ता पाने की भूख उन्हें वहां पहुंचा देती है जहां राजनीति अपने गुण और अवगुण दोनों की सीमा रेखा को पार कर देती है, या दोनों की सीमा को इतनी संकुचित कर देती है, पता नहीं चलता है कि गुण है कहां और अवगुण कहां है। सवाल आप देखिए, मोहन सिंह जी चुनाव हारे लेकिन सपा में रहे, ब्रजभूषण तिवारी जी को टिकट कटा फिर भी सपा में रहे, क्योंकि ये लोग समाजवादी थे, प्रतिबद्ध समाजवादी थे। वहीं आप देख लीजिए, भालचंद्र जी का टिकट कटा, भाग गए बसपा में, फिर जब सपा थोड़ी सी आई तो फिर चले आए। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि खुदा के कायनात का खुदा ही जिम्मेदार है। शीर्ष नेतृत्व चाहे कोई भी हो, उसको सत्ता लुलुपता से अपने को बचाना चाहिए। पहले का शीर्ष नेतृत्व आप देखिए, जैसे लोहिया भले चुनाव लड़ते थे लेकिन जरूरी नहीं था कि चुनाव जीते। एक मैसेज के साथ लड़ते थे, हार भी गए तो कोई बात नहीं, और कोई जयप्रकाश चुनाव लड़े ही नहीं। लेकिन आज क्या है, अगर एमएलसी हैं तो फिर सांसद बन के बच चले जाते हैं, यदि फिर मौका मिला मुख्यमंत्री बन गए तो फिर दोबारा सदन में आ गए। ये क्या है? आप ये बताइए कि जब शीर्ष नेतृत्व भी, चाहे वो किसी दल का हो, हम लोग जब बड़े विषय पे बात कर रहे हैं तो उसको थोड़ा दरी दायरे से ऊपर अपनी बात को रख लेना चाहिए। जब शीर्ष नेतृत्व ही जब अपने आप को सिद्धांतहीनता की पराकाष्ठा पर बैठा लेगा तो फिर कैसे बाकी लोगों से किया जाए? ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, तो आपके पास आऊंगा। भूपेंद्र तिवारी जी का रुक है। भूपेंद्र तिवारी जी, क्या लगता है कि अब ना तो राजनीतिक दलों की विचारधारा रह गई है और ना ही विधायकों और सांसदों की, तो छोड़ ही दीजिए, विचारधाराएं बहुत तेजी से बदल रही है 21वीं शताब्दी में। प्रदीप जी, इसका थोड़ा सा पृष्ठभूमि ये है कि जो राजनीतिक विचारधारा अपनी ऑडियो खोल लीजिए भूपेंद्र जी, अपनी ऑडियो खोल लीजिए भूपेंद्र जी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रख सकते हैं। हमने कहा का व्यक्ति जब इंटर करता है, पैराशूट जिसको हम कहते हैं, पैराशूट नेतृत्व जब इंटर करता है, जैसे अगर हम एक बात कहें, एक उदाहरण में कि अंबेडकर नगर में जब बसपा अपने बिल्कुल किसी स्वरूप में नहीं थी, तो वहां दो नेतृत्व उभरा, एक रामचल राजभर का था और लालजी वर्मा का था। ये दोनों टिकाऊ भी थे और जिताऊ भी उम्मीदवार, धीरे धीरे जिताऊ उम्मीदवार बनते गए और ये धीरे धीरे जिताऊ उम्मीदवार टिकाऊ भी बने रहे।
और एक स्थिति ये आ गई कि वहां पर नेतृत्व एकदम बिल्कुल अस्थायी हो गया कि बसपा का यहाँ पर तो टिकट पक्का है। अब दिक्कत ये हुई कि वहां पर कुछ ऐसा घटित हुआ कि जिसमें उन लोगों को पार्टी छोड़ना पड़ा। अब ऐसे में अब कोई भी जो ग्रास रूट वर्कर जो बिल्कुल जीरो लेवल से उठा होता है, जब वहां पर जैसे बाराबंकी को ले लीजिए, जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी आते हैं या वहां पर जो आईएएस कैडर से आते हैं कांग्रेस में जी मायावती के जो पीए थे, तो वहां सांसद बनते हैं, तो जो वहां का ग्रास रूट वर्कर होता है पीएल पुनिया जी, हाँ पीएल पुनिया जी, तो वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है थोड़ा सा। अब देखिए जैसे रीता बहुगुणा जोशी जी थी, ये कांग्रेस की बड़ी दिग्गज नेता हुआ करती थी, इसके बाद ये चली गई सपा में, सपा में से इसके बाद होते हुए ये भाजपा में भी पहुंच गई। तो यहाँ पर इनको हम कह सकते हैं कि इन्होंने अवसरवादी राजनीति किया। लेकिन जो ग्रास रूट लेवल से उठा होता है, जब उसको उपेक्षित किया जाता है तो उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है कि वो करे तो करे क्या करे। तो वहां पर नेतृत्व को या वो जो नेता है उसको तो किसी पार्टी बदलना मजबूरी सी बन जाती है। ठीक है भूपेंद्र जी, बात हो गई। केसी जैन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपकी पार्टी भी 2017 से पहले विधानसभा के अगर मैं चुनाव की बात करूं तो बड़े बुरे दौर से गुजरी थी, 14 साल का वनवास झेला था उसने, और उस समय आपके जितने भी टिकाऊ नेता थे उनसे बात नहीं बन रही थी 14 साल तक, इसलिए बाहर से आयातित नेता लाए गए और विनेबिलिटी देखी गई और चुनाव जीता गया। ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो टिकाऊ नेता है वो उनका दौर मुश्किल से आता है और अब मुश्किल हो जाती है जब पार्टी सत्ता में नहीं रहती है? तो देखिए प्रदीप जी, एक तो जो आपने आज विषय लाया है बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और ये चीजें हर एक पार्टी में देखी जाती। और देखिए कि ये भी देखा जाता है कि जब हमारा नेतृत्व ही नहीं होगा, अगर हम सरकार में नहीं है और केवल ये देखते रहे कि ये भले ही 4 बार से हार रहा है, इसी व्यक्ति को टिकट दिया जाए, अगर इस स्थिति से अगर हम लगातार लड़ते रहेंगे और तो पार्टी जो चीजें चाहती है अपने, चाहे कार्यकर्ता हो या जनता के लिए, या जिस शुचिता की, जिस राजनीति की, जिस राष्ट्रनीति की पार्टी बात करती है, उसको लागू कैसे करेगी? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं केसी जैन साहब, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो नेता आपको आज ज्वाइन कर रहे हैं, कल आपका अगर थोड़ा भी खराब समय हुआ तो ये आपको छोड़ने में कतई देर नहीं लगाएंगे? नरेश अग्रवाल जी उदाहरण है इस बात के। नहीं बिल्कुल प्रदीप जी, एक चीज देखिए प्रदीप जी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी में जो लोग इस तरीके के आए हैं उनको पहली बात तो बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, लेकिन हाँ कि जैसे अगर पार्टी के 404 विधायक लड़ने हैं तो उनमें से 20, 25, 30 यानी कि करीब 5%, 10% विधायक ऐसे हो सकते हैं जो इनको बाहर से पार्टी से आए हों या जो भी कारण कहते मन परिवर्तित हो गया, वहां घुट रहे थे, कुछ भी बात हो, लेकिन उनको लिया गया। लेकिन 90% आप ये देखिए हमारी पार्टी में पुराने लोग हैं। ना मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, 5-10% नहीं है, आपके यहाँ जो अभी जीते हुए उम्मीदवार हैं वो ज्यादातर आयातित हैं, मोर देन 50%। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है प्रदीप जी। दूसरी बात ये है जब बात कर रहे थे कि भाई जो पुराने नेता हैं वो पार्टी छोड़ करके चले जाते हैं अगर उनको विधायकी का टिकट नहीं मिलता है, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी में देखिए, यही लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी चुनाव हार जाते हैं, उसके बाद भी पार्टी में अध्यक्ष पद से उनको हटा दिया जाता है, तब भी पार्टी में लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। नहीं ये टिकाऊ नेता है ना, लेकिन इन टिकाऊ नेताओं की कदर नहीं होती है। प्रदीप जी आज वाजपेयी जी कहाँ पड़े हैं, उनका कोई पुरस्कार नहीं है। नहीं पुरस्कार की बात मैं कर रहा हूँ, 4 प्रदेशों के मुख्यमंत्री बदले गए, लेकिन वो मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद में भी क्या पार्टी छोड़ के गए? नहीं गए। सिर पे वहां पर चुनाव भी है, आप देखिए गुजरात में सिर पर चुनाव है। नहीं लेकिन अभी आपका स्वर्णिम काल चल रहा है केसी जैन साहब, आपका अभी स्वर्णिम युग चल रहा है, और जैसे ही स्वर्णिम युग का ढलान होगा, क्योंकि हर युग का ढलान जरूर होता है। बंगाल में मेरी बात आ जाए, और ये दीपक जी कुछ कह रहे हैं, दीपक जी कुछ सवाल कर रहे हैं, आप सुन लीजिए। दीपक जी सवाल। बंगाल में तो पूरी की पूरी भाजपा ही चली गई, जिनके बल पे भाजपा का परचम लहर रहा था। अरे
सत्ता पूरा लोलुपता का में पूरा बंगाल में भाजपा चली गई टीएमसी में। एक दूसरे को गाली देते हुए दिखाई दिए सत्ता लोलुपता में। ये तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। मुख्यमंत्री पद का पद भले ही चला जाए, लेकिन ना पार्टी छोड़ी, ना शीर्ष नेतृत्व को गाली दी। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, चाचा अलग पार्टी बनाते हैं, भतीजा अलग पार्टी बनाता है और एक दूसरे को गालियां भी देते हैं। और जो पुराने कार्यकर्ता है 15-15, 20-20 साल से, उनका कोई पुरसा हाल नहीं है, तो पार्टी में रह के क्या करेंगे? छोड़ेंगे पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी अगर उनको स्वीकार करती है। नहीं, दीपक जी का सवाल यह है कि आपकी पूरी बंगाल की टीम वापस टीएमसी में चली गई। दीपक जी सवाल पूछिए भाई। नहीं, ये सवाल सुन के जवाब नहीं देना चाहते हैं जी। दीपक जी कह रहे हैं कि आप सवाल सुन के टाल रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं आप। हाँ, ये फिर वही व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में आ जाते हैं, जब कुछ होता नहीं है, तथ्य नहीं होता है इन पे। तो ये तो आपने ही अभी कहा, आदरणीय दीपक जी, आप हमारे बड़े भाई हैं। देखिए, हम लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हमेशा रहे हैं, एक दूसरे के विचारों से बहुत अच्छी तरीके से अवगत है। देखिए, आपने ही एक बात कही अभी कि राजनीति में सत्ता लोलुपता में लोग इधर से उधर जाते हैं, और दूसरी बात क्या है कि सत्ता लोलुपता में लोग पार्टियां छोड़ देते हैं। मैंने उसी का एग्जाम्पल दिया, ये व्यक्तिगत बात नहीं है। और आपने कहा, मेरा एक सवाल है केसी भाई, बस मेरा एक छोटा सा सवाल है। चलिए बंगाल को हम छोड़ दीजिए, बंगाल को छोड़िए। एक राज्यसभा सदस्य को, जिसको भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक नेता ने, जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, यह कह के उनकी फाइल लौटा दी कि यह सदन योग्य नहीं है, जिनको सपा राज्यसभा भेजने में 3 महीने लगाई, उसको आपने 3 घंटे में भेज दिया। छांट के जितने अपराधी उत्तर प्रदेश में थे, जिनके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के नेता धरना देते थे, खुद विधानसभा के गलियारे में मुझसे मिलकर कहते थे, दीपक जी क्या हो गया है, आज वो सब भाजपा के मणिक मोटी बने हुए हैं। नाम लेना शुरू कर दूं तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत सर्वसार हो जाएगी। आप मुझे यह बताइए कि जितने भी, देखिए, माफिया आज की तारीख में सबसे खतरनाक माफिया कॉर्पोरेट माफिया है। सब के सब भारतीय जनता पार्टी के, यूं कह लीजिए कि मणिक मोटी कह लीजिए, वो सिरमौर बने हुए हैं, वही तय करते हैं कि भाजपा किधर जाएगी। उदाहरण के तौर पर जवाब ले लीजिए। हाँ भाई, कैसे जैन साहब जवाब दीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए, व्यापार करना अपराध नहीं है। अब व्यक्ति कॉर्पोरेट जगत के माफिया कह रहे हैं, इन्हीं को व्यापार करना अपराध नहीं भाई, व्यापार करना अपराध नहीं है, मानता हूं। भ्रष्टाचार करना तो अपराध है। या तो फिर भारतीय जनता पार्टी की प्रथम कैबिनेट के दोनों मंत्री जनता को धोखा दे रहे थे, जिन्होंने जाके कहा कि जेपीआईएनसी में भ्रष्टाचार हुआ है। साफ आपके कैबिनेट की रिपोर्ट है ये। और महोदय, वही जेपीआईएनसी वाले को आपने राज्यसभा भेज दिया। विकास दुबे जैसे हत्यारे, या तो आप तब गलत थे, आप गलत थे, या तो राम नाईक जी गलत थे, वो भाजपा के संस्थापक तो बड़ा है कैसे जैन साहब जी, वो भाजपा के संस्थापक हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो अटल आडवाणी युग के नेता है, पेट्रोलियम मंत्री रहे। उन्होंने जिसकी फाइल लौटाई, उसकी फाइल को आपने 3 घंटे में पास कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है, ब्रेक के बाद ब्रेक पर जाएंगे। पीछे से आवाज आ रही है, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। दीपक जी आपको भी रोकेंगे, कैसी जैन साहब दोबारा से आपका रुख करेंगे, लेकिन इससे जब ब्रेक के बाद आएंगे, विकास जी के पास चलेंगे और विकास जी से समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि अब हमें विनेबल और स्टेबल दोनों प्रकार के नेता चाहिए, जो पार्टी को अगले 20 साल तक स्टेबल रख सके, उसका नेतृत्व कर सके। मुश्किल वहां पर यह आ रही है कि करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की जा रही है, लेकिन उम्मीदवार उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना, और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद।
जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। विकास जी का रुख करेंगे। विकास जी, प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है कि अब विनेबल और स्टेबल उम्मीदवार चाहिए, लेकिन समस्या है कि मिल नहीं रहे। ये आपको किसने कह दिया? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जितना मजबूत जनाधार व्यक्तित्व के आधार पर नेताओं का है, मुझे नहीं लगता कि किसी दल के पास पर्सनालिटी बेस्ड लीडर्स हो। उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में पर्सनालिटी बेस्ड नेताओं की कमी नहीं है। विधानसभा वार हम नेताओं का चयन भी कर चुके हैं और हमारे साथ ऐसे तमाम सारे नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में संघर्ष भी कर रहे हैं। तो ये तो आपको जो भी जानकारी जहां से भी मिली है वो आपका सोर्स हो सकता है, पर एज ए कांग्रेस प्रवक्ता हमारे पास ऐसी कोई भी विधानसभा मैं ऑथेंटिक डाटा पर आपके पास जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैं आपको कुछ अपडेट कर देता हूं। कांग्रेस वो पार्टी है जहां पर सबसे ज्यादा सांसद और विधायकों ने पार्टी छोड़ी है, ज्वाइन करने की कमी आ रही है। 177 सांसद और विधायकों ने पार्टी छोड़ी है पिछले 2014 से लेकर के अब तक। प्रदीप जी, जहां पर ज्यादा लोग होंगे और उनको कहीं ना कहीं से अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध होता हुआ नहीं दिख रहा होगा, ऐसे लोग राजनीति में बहुत जल्दी व्याकुल होकर ऐसी पकी पकाई जमीन ढूंढते हैं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है इस देश को आजादी कराने के लिए। जब देश की आजादी के लिए कांग्रेस बात करती थी तो लोगों को सपना लगता था। आज आप देख रहे हो, आप चाहे मानो चाहे ना मानो, क्योंकि बात आजादी की नहीं, बात आजादी को मिले हुए 75 साल हो गए। विकास जी, बात मैं वर्तमान की कर रहा हूं। सवाल यह है कि आपको 100 उम्मीदवार चाहिए, वो भी जिताऊ और स्टेबल। आप जो मेरे पास रिपोर्ट है कि अभी तक आपको जिताऊ उम्मीदवार की बात छोड़िए, स्टेबल लोग नहीं मिल पा रहे। कांग्रेस ने आज तक मुद्दा आधारित राजनीति की है जी, और मैंने आजादी का जिक्र इसलिए किया कि करेक्टर की पॉलिटिक्स कांग्रेस के नेताओं की का है। सत्ता मिल रही हो या ना मिल रही हो, कांग्रेस में जो करेक्टर की पॉलिटिक्स करते हैं उनको आप चाहे जितना लाभ दिखाइए वो कभी इधर से उधर टसमस नहीं होगा। और जिन नेताओं की करेक्टर की पॉलिटिक्स करते हैं विकास जी, आप ठीक हम लोग इंतजार। सवाल सुनिए, आप करेक्टर की राजनीति करते हैं। 2014 से पहले तक आप डेमोक्रेसी का वो कह रहे थे और आज आप खुद सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जा रहे हैं वैष्णो देवी के मंदिर, अमरनाथ जा रहे हैं, प्रियंका गांधी हनुमान जी के मंदिर जा रही हैं। प्रदीप जी, 16 साल की उम्र में 1989 में मैंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली थी और अयोध्या जैसी जगह में रहता था। अयोध्या से मैंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। मेरा नेटिव प्लेस अयोध्या में धर्म की नगरी के ही बगल में है। भगवान राम हमारे आराध्य हैं और हमारे कुल देवता हैं। हम लोग हमेशा उनकी श्री चरणों में अपना शीश झुकाने आज भी जाते हैं।
और जितने करीब से मैंने कांग्रेस को देखा, विकास जी, जितने करीब से मैंने कांग्रेस हम इधर उधर की बात न करें, हम सीधी बात करें, हम अपने मुद्दे की बात करें जी। नहीं, मुद्दे की बात यह है कि आपको 100 उम्मीदवार चाहिए, वो 100 उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे जी। ये आप कैसे तय कर सकते हैं? विषय हमारी पार्टी का जी विकास जी। आपके चैनल में कहीं प्रवक्ता, आपके चैनल में कहीं स्ट्रिंगर नहीं मिल रहे हैं, ये हम थोड़ी जान सकते हैं। वैसे ही हमारी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है ये आपको सूत्रों से पता होगा, पर आपको सच्चाई क्या पता है? हाँ, सूत्रों से पता है। एज ए कांग्रेस प्रवक्ता जी, मेरी बात का कोई सच्चाई क्या है आप ही बता दीजिए। अगर मैं क्या लाइन लगी हुई है वहां पर लोगों की? देखिए, लाइन राजनीति में नहीं लगती है, राजनीति कैरेक्टर की होती है जी। अगर आज भी मैं बता रहा हूं ना कि मैंने 89 में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता 16 साल की उम्र में ली और आज मैं 46 साल का हो गया। इस 46 मैं आप पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, आप 40 साल से 50 साल से कांग्रेस में हैं। अब ऐसे तमाम नेता होंगे जो होते हैं, ये बहुत कुछ थोड़े से नेता होते हैं आप जैसे, लेकिन बाकी के जो आया राम गया राम है उनका क्या कहेंगे? वो भी मंगा लेना। देखिए प्रदीप जी, अगर और वो सब चीजें जो एक लाइन भी पूरा नहीं बोलने देंगे, मैं शोर मचाने और स्पीड में नहीं मैं डिबेट करना चाहता। मैं अपने विकास जी, मैंने आपको पूरा समय दिया, आपको पूरी बात रखने का मौका दिया, लेकिन सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना। आप इतिहास भूगोल की बात करेंगे तो वो मैं नहीं करूंगा। अब मैंने तो बताया कि मैंने 89 में ज्वाइन किया, आपने बोलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप बोल रहे हो। फिर बताओ, हम बोल रहे हैं आप बोल रहे हो, एक बोलेगा तभी बात समझ में आएगी ना। और हमको आपको थोड़ी डिबेट, नहीं, सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा विकास जी। हमारी जो सम्मानित जनमानस है उसके लिए बहुत डिबेट हो रही है ना, तो हमारी बात तो आने ही नहीं दिया आपने। आप सम्मानित जनमानस को दिया, मैं भी सम्मानित जनमानस के लिए ही सवाल पूछ रहा हूँ, मैं कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं है, देखिए आपने मुद्दा उठाया है तो उस मुद्दे पर कांग्रेस का पक्ष तो आने देंगे। अगर आप धैर्य रख लीजिए आधा मिनट का तो मैं आधे मिनट में बिल्कुल। अगर आपके पास समय नहीं है तो बता दीजिए, अपनी जल्दी से बात रख लीजिए, क्योंकि आप सबको दे रहे थे एक मिनट। बहुत सारी बातें लोगों ने की पर मैंने बीच में कुछ नहीं बोला, पर आप ही इंटरप्ट करते रहे। पहले तय कर लीजिए कि आपको इंटरप्ट करना है कि मुझे अपनी बात करनी है। विकास जी, अपनी बात रख लीजिए जल्दी से जी। मैंने क्या कहा कि मैंने 89 से कांग्रेस ज्वाइन की है और आज 46 साल मेरी उम्र हो गई। इसका मतलब कि मैंने बहुत कायदे से संगठन को समझा और देखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कुछ ज्यादा जानकार हूं। ठीक बात। उत्तर प्रदेश के अंदर जिसको राजनीतिक लाभ लेना होता है और करेक्टर की पॉलिटिक्स करते हैं, आप हमारा कोई भी जिला ले लीजिए, वहां जो लीडर होगा वो सामाजिक सांस्कृतिक तौर पर स्थापित नेता होगा। पर जाति और धर्म की जो राजनीति है, विघटन और बंटवारे की जो राजनीति है, जो इसमें माफियावाद और गुंडागर्दी की जो राजनीति है, उससे हम लोग, हमारे करेक्टर वाले नेता उससे इत्तेफाक नहीं रखते और उसको हम राजनीति का हिस्सा भी नहीं मानते हैं। आपके लिए वो आप जरा मेरी बात का जवाब दे दीजिए। मैं पूछ रहा हूं ना आपसे सवाल जी। नहीं, वो ठीक है, आपका ये विषय नहीं है तो 2014 से पहले की आपकी विचारधारा क्या थी और 2021 में विचारधारा क्या, जरा बता दीजिए। मंदिर क्यों जा रहे हैं आप लोग फिर? अरे मंदिर जाने के लिए किसी से पूछने की जरूरत है क्या? क्या कोई राजनीतिक दल या मीडिया तय करेगी कि हमको मंदिर जाना है या नहीं जाना है? और हम जा रहे थे, आपने तब कवरेज नहीं किया और आज आप कवरेज कर रहे हैं और स्टोरी बना रहे हैं, तो आपको धन्यवाद इसके लिए। आपने हमने तो सैकड़ों में, मैंने कहा ना, मेरे भगवान राम आराध्य, और मैंने 89 में देखा कि जिन लोगों ने धर्म की जात के नाम पर अयोध्या का सांस्कृतिक ढांचा छिन्न भिन्न कर दिया, मेरा बचपन पूरा बर्बाद कर दिया, कांग्रेस पार्टी है जो कहती थी कि राजनीति में धर्म को नहीं आना चाहिए, संस्कृत खत्म कर दी, वहां का शैक्षणिक वातावरण खत्म कर दिया। आज वो लोग काबिज हो गए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा काबिज रहे। निर्मल खत्री भी वहां सांसद हुए, तेज नारायण पांडे भी वहां सांसद हुए, क्योंकि करेक्टर अपनी जगह होता है। निर्मल खत्री से बड़ा कोई व्यक्तित्व है क्या अयोध्या की राजनीति में? अगर आपने मुझे देख रहे हैं तो आपने, मैंने अगर पार्टी नहीं छोड़ा है, मुझे हो सकता है बड़ी गाड़ी रुपया पैसा मैं नहीं कमा पाया, पर मैं मुझसे ज्यादा करेक्टर का कोई व्यक्ति, क्या मैं माफिया हूँ, मैं गुंडा हूँ क्या? मैं बड़े पैसों से टिकट खरीदता बेचता हूँ? मैं पार्टी में टिकट बांटने उंगली नहीं उठा रहा। आपका करेक्टर एकदम मजबूत करेक्टर है। आपने जब से कांग्रेस ज्वाइन किया है
तब से लगातार बने हुए हैं, ये आपकी अच्छी बात है। और मैं आप ही के कैरेक्टर की तरह लोगों की बात कर रहा हूं कि आपके कैरेक्टर की तरह लोग होने चाहिए जो पार्टी को मजबूती प्रदान करें, नेतृत्व प्रदान करें। और प्रियंका जी ऐसे ही लोगों को ढूंढ रही हैं, लेकिन सवाल यह कि मिल नहीं रहा है। ठीक है, अरविंद जी के पास चलते हैं। अरविंद गुप्ता जी, आपकी तो, हाँ मैं आप ही के पास आ रहा हूं। अरविंद जी, आपकी तो इस समय बल्ले बल्ले है, सारी राजनीतिक दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोग छोड़ करके आपके यहाँ लाइन लगा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जो लोग आज लाइन लगा रहे हैं कल वही आपको फिर छोड़ने की लाइन लगाएंगे? मैं आपकी एक चीज बड़ी जी अरविंद जी, आप ही से सवाल है मेरा। जी, मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा। लोग जो अखिलेश जी से जुड़ रहे हैं वो इसलिए नहीं जुड़ रहे हैं कि उन्हें जो है केवल एक पद चाहिए, पद की लोलुपता से, वो उनकी विचारधारा से भी जुड़ रहे हैं। उन्होंने एक चीज देख ली कि अखिलेश जी ने जो अपने कार्यकाल में अरविंद जी, जो कार्य करा, अगर विचारधारा से जुड़ रहे हैं तो पहले लोग छोड़ के क्यों चले गए? तो अखिलेश जी को लोग छोड़ के क्यों गए थे? मैं आपकी बात से बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। देखिए, जहां तक है हमारे भारत की दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ कोई भी अभी तक ऐसा कोई राजनीतिक सुधार बिल अभी तक नहीं आया जिसमें इस तरीके की चीजों में रोक लगाई जा सके। देखिए, हम विदेशों में क्या होता है कि वहां पर जो पार्टियां होती हैं वो डायरेक्ट अरविंद जी, एंटी डिफेक्शन लॉ बना है, लेकिन नेता जानते हैं ना कि किस कानून का बनाना है, कैसे उसको तोड़ना है, क्योंकि कानून वही बनाते हैं। तो क्यों ना इसमें एक चीज करी जाए कि हम एक ऐसा कानून बनाए जिससे कि इस तरीके की चीजों का बहुत ही हद तक रुकावट हो सके। देखिए, यहाँ पर जो है हम लोगों, जैसे अभी किसानों के कृषि सुधार बिल लाने की बात हो रही, ऐसे जब इस तरीके से बात होगी कि जब कोई बिना आधार के ही आप कृषि सुधार बिल लाने की सोच रहे हैं, बिना कोई एक जन सहमति की बात सोच रहे हैं। मैं आज विकास की और बाकी चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ टिकाऊ और जिताऊ उम्मीदवार की। मैं एक नाम दे रहा हूँ, बड़ा नाम है, नरेश अग्रवाल जी का। अभी खबर ये आ रही है कि वो वापस सपा में आना चाहते हैं और सारी पार्टियों का भ्रमण कर चुके हैं। अब देखिए, सीधी सी बात यह है कि ये जो चीजें हो रही हैं, मैं सच बात आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं पर इस पे एक नियम जरूर बनना चाहिए। इस तरीके के नियम जरूर हो जो कैंडिडेट चुने जाएं, वो कैंडिडेट जो है उनकी स्क्रीनिंग पहले जनता करे और जनता के करने के बाद फिर पार्टी में वो अप्लाई कर सकते हैं टिकट के लिए। जिस दिन हमारे यहाँ इस तरीके का राजनीतिक सुधार हो जाएगा। आप उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं, मेरे पास जो डाटा है पिछले 2007 सालों में 1133 उम्मीदवारों ने अपना पाला बदला है। बिल्कुल बदला है। तो और कितने कानून बन चुके हैं? देखिए, फिर वही बात आ जाती है कि अगर मान लीजिए अब हम क्या करें, हमें कहीं ना कहीं इन लोगों से जो है इस तरीके की जो समस्याएं आ रही हैं, लोग नियम कानून में बार बार बदलाव करने होंगे। देखिए, लोग बहुत एक तरीके से राजनीति जो है आज सेवा के लिए होती है, लेकिन आज मैं आपको सच बात बताऊं कि राजनीति में भी बहुत ज्यादा चीजें अलग हो गई हैं। तो उसमें हम लोगों के जरूर चाहिए कि कहीं ना कहीं भी इस तरीके कानून व्यवस्था बनाई जाए। अगर मान लीजिए एक से आदमी बच के निकल लेता है तो दूसरा हमें उसमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम एक ठोस व्यवस्था ऐसी नहीं बनाते डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, आपने ये बहुत शानदार बात कही कि नियम कायदे कानून बनने चाहिए जिससे कि विचारधारा भी जीवित रहे और ये जो स्टेबिलिटी है वो भी बनी रहे। दीपक जी, मैं आपके पास क्या दूसरी मैं एक चीज आपसे और भी कहना चाहूंगा। एन महाजन गतः सपंथा। जी जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए अरविंद जी। कर ले अरविंद जी अपनी बात। मैं केवल एक चीज यही कहूंगा। देखिए, हमारे यहाँ बहुत सी चीजें पहले वैसी होती रही हैं जिनके बारे में मैं ये कह सकता हूं कि मतलब ठीक नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हमने उनमें सुधार किया। बहुत से ऐसे कानून थे जो हमारे यहाँ जो है नहीं ठीक हो रहे, उनमें भी सुधार हुआ। तो मेरी तो इच्छा यही है कि देखिए, हम लोग इस तरीके के सुधार जरूर करें कि जो विचारधाराएं हैं वो भी जीवित रहें और हमारी नैतिकता भी जीवित रहे, क्योंकि नैतिकता और विचारधारा के आधार पर। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, लेकिन दिक्कत यह है बसपा के 17 विधायक में से तमाम टूट के आपके पास आ गए हैं, बाकी जो बचे हैं वो भी आने वाले हैं, सांसद भी टूटने वाले हैं। आपकी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं, वो भी उम्मीद से हैं।
तो अब जी। करेंगे क्या आप लोग? फिर यही वापस जाएंगे? खैर आपके पास आऊंगा दोबारा सर। दीपक जी। जी जी क्या कहेंगे आप? देखिए, एन महाजना गतः स पंथा, जिधर नेतृत्व जाता है राजनीति में, यहाँ गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत लागू होता है। लोहिया ने एक बात कही थी। अब जिधर शीर्ष नेतृत्व, अब अगर शीर्ष नेतृत्व को सत्ता पाने की होड़ है, वह व्यवहार में सिद्धांत को स्वयं कुचल रहा है, तो कौन रोकेगा? जैसे पंडित नेहरू, मैं लोहियावादी हूं और लोहिया को पढ़कर राजनीति में आया, जाहिर सी बात है कि नेहरू से मत भिन्नता होगी, लेकिन मैं नेहरू की प्रशंसा करूंगा कि नेहरू जी को पता चला कि वो उन्होंने जिसे टिकट दिया है वो तो सामंतवादी अपराधी हैं। मंच से गए और कहा कि पंडित नेहरू ने गलती कर दी है, आप भारत की जनता हो, आप मेरी गलती को सुधार दो। जी। डॉक्टर लोहिया के पास एक व्यक्ति आए और पता चला कि वो तो धनपशु हैं। डॉक्टर लोहिया ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जबकि दुनिया जानती है कि डॉक्टर लोहिया की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं। लेकिन 2021 में क्या ये संभव है? आप बताइए। 2021 में यदि 2021 में क्यों नहीं संभव है? जी। आप राजनेता और अभिनेता यह दोनों बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। जनता तय कर ले। नहीं आंकड़े मैं आपको बता रहा ना। जनता क्या क्या करेगी दीपक जी? सब चीज जनता को छोड़ देते हैं। बहुत कुछ कर सकती है। नहीं क्या पहले तो हर दल का नेतृत्व यह तय कर ले, फिर हम सरकार बेकार बनाते हैं। हमें सरकार में बनाने की जरूरत नहीं है, अगर सब कुछ जनता कर लेगी। अब आप मुझे बताएं, अगर एक ही कंस्टिट्यूंसी में चारों पार्टियां, चारों माफिया खड़ा कर देती है, तो उसमें जनता क्या करेगी? हाँ, यहाँ एक सवाल संकट है। मैंने फिर कहा जी, कोई भी चीज सापेक्षता के सिद्धांत से आगे बढ़ता है। जी। पहले तो हर दल का नेतृत्व यह तय करे कि वह अपराधियों को टिकट नहीं देगा। बिल्कुल। उसके बाद जनता यह तय करे कि अगर किसी अपराधी को टिकट मिल गया तो उस नेतृत्व का सार्वजनिक बहिष्कार करे। एक चीज आप समझना चाहूंगा। एक कोई माफिया अगर बड़ा माफिया है और उसके आसपास के लोगों की क्या इतनी हिम्मत पड़ सकती है कि उसको वोट ना दे? उनको पहले जान बचानी है कि पहले एक वोट की कीमत बचानी है? समय बदला है मानव। आज बड़े बड़े माफिया जिनको कोई सोच नहीं सकता था कि चुनाव हार सकते हैं, आज वह हार के घर बैठ चुके हैं। ठीक बात। बहुत तेजी के साथ समय बदल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इस बदलते हुए समय के साथ क्या हमारा राजनीतिक नेतृत्व कदम ताल कर पा रहा है? इस पे सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहले आप देखिए, नेता बड़ा होता था तो उसका दल बड़ा होता था। आप अपनी पार्टी के विषय में बता दीजिए। हमारी पार्टी, मैं आपकी मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक अपने नेता श्रद्धेय शिवपाल सिंह जी को उद्धृत करते हुए कह रहा हूं कि हमारी पार्टी में कोई माफिया टिकट नहीं पाएगा, और यदि पाया तो हम लोग डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश की दुहाई देते हुए उसका प्रतिकार करेंगे। चलिए भूपेन जी, आपको क्या लगता है कि ये और एक चीज और है, शिवपाल जी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि हम नहीं किसी माफिया को टिकट देंगे। भूपेन जी, लगता है कि ये संकट तो है, विनेबिलिटी तो ठीक है, लेकिन स्टेबिलिटी गायब हो गई है। प्रदीप जी, थोड़ा सा जो हमारे वक्ताओं ने बोला है, मैं उसका प्रेफरेंस लेते हुए एक चीज ये कहूंगा कि देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ जब बना था तो उसमें थोड़ा सा कुछ कमियां रह गई थी, उसकी बात सही है। लेकिन अगर हम और थोड़े से कठोर कानून की बात करना शुरू करें तो समाजवाद जो है वो धीरे धीरे साम्यवाद में बदलने लगता है। जहां का हम उदाहरण लेकर के इन बातों को कर रहे हैं, वहां पर दो पार्टियों, टू पार्टी रूलिंग होती है, दो पार्टियां होती हैं, और जब यही साम्यवाद बन जाता है चाइना की तरह, तो हम सिंगल पार्टी रूलिंग में आ जाते हैं। क्योंकि हमारे इस लोकतंत्र की खूबी ही यही है कि हम किसी भी विचारधारा के साथ कभी भी जुड़ सकते हैं और अपने मन के हिसाब से चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसीलिए हमें दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की इसीलिए दुहाई देते हैं। दूसरी बात, हम आदरणीय दीपक जी से की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। इन्हीं के सपा में थोड़ा सा एक पुराने नेता थे जो कई पार्टियों से होकर के आए थे, शायद आपने सुना होगा, बहुत पुराने दिग्गज नेता थे, आदरणीय शेर बहादुर सिंह जी। शेर बहादुर सिंह जी की स्थिति, वो लोहिया की जन्मभूमि से आते थे, अम्बेडकर नगर से, और उस अम्बेडकर नगर में मैं आप बताऊं, शेर बहादुर जी के पास आज भी पक्का मकान नहीं है, और वो कम से कम 6 से 7 बार विधायक रहे हैं। लेकिन हाँ, ये है कि वो भी कुछ मजबूरियों के चलते कई पार्टियों का भ्रमण उन्होंने किया है, सपा में रहे हैं, कांग्रेस में रहे। भूपेन जी, जल्दी से सवाल कर लेते हैं, आपसे समझ लेते हैं। मुझे आपसे ये समझना है कि अगर पार्टियां स्टेबल नेताओं को अपने साथ नहीं रखेंगी, जैसे विकास श्रीवास्तव जी हैं, लंबे समय से कांग्रेस में है, तो उनके लिए मुश्किल आएगी ही, क्योंकि नेता आएंगे
और अपनी सुविधा अनुसार चले जाएंगे। देखिए प्रदीप जी, जितने भी जो ग्रास रूट वर्कर होते हैं, जो विकास जी की तरह होते हैं, जैसे उन्होंने निर्मल खत्री का उदाहरण दिया था, ये विचारधारा के नेता है और विचारधारा का नेता हमेशा अस्थायी होता है। और जो अवसरवादी राजनीति में आते हैं, आपको लगता है कि विचारधारा रह गई है कहीं? विचारधारा बड़े बड़े नेताओं में, यहाँ तक कि हम बताएं, नहीं, आपको लगता है कहीं विचारधारा रह गई है? परिवार से आने वाले लोगों में भी विचारधारा नहीं रह गई, जबकि हेमंत नंदन बहुगुणा बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, विचारधारा के पक्के नेता थे, उनके परिवार में ये विचारधारा की राजनीति नहीं रह गई। तो हम आज के उभरते नेताओं की क्या बताएं, ये तो पैसा और सुविधावादी राजनीति कर ही रहे हैं। भूपेन जी, मैं सवाल मेरा ये है, आपको लगता है कि 21वीं शताब्दी में इतनी तेजी से चीजें बदल रही हैं, अब विचारधारा स्टेबल रह गई है? नहीं, अभी विचारधारा स्टेबल नहीं रही है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जिस तेजी के साथ शिक्षा जगत से अब धीरे धीरे राजनीति में युवाओं का पदार्पण हो रहा है, अभी थोड़ा स्लो है, लेकिन ये आने वाले समय में विचारधारा की राजनीति एक बार फिर से आएगी, ऐसा मुझे उम्मीद लगता है प्रदीप। आएगी, ठीक है, ये आपकी अच्छी बात है जी, आएगी, ये बिल्कुल ठीक है, उम्मीद का दामन हमें पकड़े रहना चाहिए। कैसे जैन साहब, आपके बात आ रहा हूँ, विकास जी अपनी बात रख लीजिए। देखिए, हमने कहा ना कि कैरेक्टर की पॉलिटिक्स का अभाव हुआ है, जिस समाज से ही तो राजनीति है, समाज में हर वर्ग में गिरावट आई है, उसका असर राजनीति में भी दिख रहा है। रहा विचारधारा की बात, जिस भी दल में विचारधारा की बात अगर मजबूत है और वैचारिक रूप से अगर कांग्रेस पार्टी अपनी जगह कायम ना होती, तो लोग आज विकल्प के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का नाम क्यों लेते हैं? उत्तर प्रदेश में लोगों को कांग्रेसियों से नहीं दिक्कत है, कांग्रेस की विकास जी, मैं आपके जन्मभूमि की ही बात कर रहा था। आप शायद जानते भी होंगे आदरणीय शेर बहादुर सिंह जी को। मैं जान रहा हूँ, कायदे से जान रहा हूँ। वो उनका क्या मजबूरी थी, 5 बार विधायक रहने के बाद कांग्रेस छोड़ के उनको दूसरे पार्टी में जाना पड़ा, और इतने ईमानदार नेता कि जिनके पास आज की भी डेट में ना तो गाड़ी है ना पक्का मकान है, आप जानते हैं उनको। जी, मैं अपनी बात आज की भी डेट में उनके पास पक्का मकान नहीं है, 5 बार विधायक रहने के बाद। आपकी बात को भी उसमें बता रहा हूँ मैं। देखिए, जब करेक्टर की पॉलिटिक्स होती है तो व्यक्ति का एक विषय हो जाता है, जैसे उनका विषय शेर बहादुर जी का जैसे आपने लिया, वो जब निर्वाचित सदस्य हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी जनता के प्रति भी जवाबदेह होता है, और व्यक्ति अपने जीते जी अपने जनमानस को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकता है। उन्होंने बहुत सारे दल नहीं बदले, वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए थे और कांग्रेस के साथ रहते रहते उन्होंने अपने पूरे जीवन एक फिर समाजवादी आंदोलन से जुड़ गए। उन्होंने लेकिन विकास जी, आप इस बात को तो मानेंगे, अब तमाम नेता ऐसे हो गए हैं कि कपड़ों की तरीके से दल बदलते हैं। ऐसे लोग बहुत दिन तक राजनीति में स्थायित्व नहीं पाते। जैसे आपने भी बहुत बड़े बड़े नाम लिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि सब राजनीति में हमसे सीनियर हैं, और मुझे लगता है कि शायद दोनों जो प्रमुख राजनीतिक दल, यहाँ तक कि बीजेपी को भी जोड़ लो, तीनों प्रमुख राजनीतिक दल में जो लोग भी राजनीति में अपना परचम लहरा रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस से ही राजनीति सीखी है, राजनीति की है, और आज उनकी असली पहचान कांग्रेस से ही बनी है। और उन्होंने अगर पैसा रुपया मंत्री पद कमा लिया, ठीक है, मंत्री पद, ग्लैमर, पैसा सब कमा लिया, पर आज हम सारे छोटे पत्रकार लोग और नेता, हम सब लोगों की उनसे अभी अनुभव बहुत कुछ लेना है, क्योंकि उन्होंने बड़ा बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है राजनीति का विकृत और जो भी रूप हम लोग विश्लेषण कर तो रहे हैं ना। हमारे आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए कि गांधी, नेहरू, अंबेडकर, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं कि हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं और हम इसीलिए यहाँ पर बैठे हुए विश्लेषण करने के लिए। ठीक है विकास जी, समय कम है हमारे पास में, कैसे जैन साहब आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए प्रदीप जी, बात है राजनीतिक शुचिता, राजनीतिक विचारधारा की, राजनीति में एक पार्टी में बने रहने की। देखिए विचारधारा, जब पूरी पार्टी की विचारधारा समय के साथ परिवर्तित हो जाए तो उसमें तमाम सारे पार्टी के लोग ऐसे होते हैं जो कि इस विचारधारा का समर्थन नहीं करते। ऐसी स्थिति में ये होता है या तो वो अपनी विचारधारा बदले या तो वो पार्टी को बदले, तो मजबूरन हो जाता है कि पूरी पार्टी को तो बदल नहीं सकते, तो अपने आप को जरूर वो कहीं ना कहीं एडजस्ट करते, शिफ्ट करते या उस विचारधारा के साथ जुड़ जाते। कांग्रेस की ये विचारधारा पहले कभी नहीं रही थी कि राम सेतु काल्पनिक है,
कांग्रेस की ये विचारधारा कभी विवादित भाषा आप शुरू कर रहे हैं। देखिए, अब आप कर रहे हैं गलत बात। जो चीज का तथ्य आपके पास नहीं है वो झूठ आप प्रस्तुत कर रहे हैं। कांग्रेस पर आप तथ्यहीन और झूठा आरोप लगाने लगे। अपनी बात सफाई करिए। देखिए, यह कांग्रेस की और बीजेपी की राजनीति की बात नहीं हो रही, यहाँ के राजनीतिक शुचिता पर डिबेट हो रही है। अब राहुल गांधी जी आप तय करेंगे, आप तय करेंगे। समय कम है हमारे पास में। इसको राजनीति में कौन इस्तेमाल करता है? धर्म का इस्तेमाल राजनीति में आप लोग करते हैं। विकास जी, समय कम है। कैसी जन साहब, धर्म हमारा निजी बाकी लोगों का भी वो ले लेते हैं। दीपक जी, जल्दी से आपका फाइनल कमेंट। देखिए, व्यवहार को साधिए लेकिन सिद्धांत को पूरी तरीके से कुंठित न करिए, वरना स्थिति बड़ी भयावह होगी। और यह टिप्पणी जस्टिस नारीमन की बहुत दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। इंडिया जस्ट लर्न टू लिव विद क्रिमिनल पॉलिटिशियन। क्या पॉलिटिशियन भी क्रिमिनल हो सकता है? यह 50-60 के दशक में किसी ने सोचा था? पॉलिटिशियन सोशल हो सकता है, कल्चरल हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, लेकिन क्रिमिनल नहीं हो सकता। तो आज हम लोग को चाहिए, और बड़ी खूबसूरत नजर आ रही हैं ये राहें तबाही के घर जा रही हैं। अब राजनीति के अपराधीकरण और अपराधी के राजनीतिकरण को रोकना होगा। हम सभी को रोकना होगा, वरना आने वाली नस्ल हर जगह जाएगी, सियासत नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ी बात यही है कि अब सारी राजनीतिक पार्टियों को ये सबक मिल चुका है कि उन्हें जिताऊ के साथ साथ में टिकाऊ भी उम्मीदवार चाहिए। लेकिन मुश्किल यह है कि पहले जिताऊ उम्मीदवार चाहिए, क्योंकि पहले जीतेंगे तभी तो सरकार बनाएंगे, और सरकार बनाना सभी राजनीतिक पार्टियों का ये धर्म होता है, क्योंकि सरकार बनाएंगे तभी जनता की सेवा कर पाएंगे। और सारी राजनीतिक पार्टियां जनता की सेवा के लिए ही यहाँ पर आती हैं, कोई भी बिना सेवा के नहीं रह पाती हैं। तो बड़ी बात यही है। लेकिन अब राजनीतिक पार्टियां ढूंढ रही हैं कि उनको जिताऊ के साथ साथ में टिकाऊ नेता भी चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत, और अब अगले कार्यक्रम की ओर हम बढ़ेंगे। हमारे साथ में प्रधान संपादक होंगे दुर्गेंद्र सिंह चौहान जी, जो मंथन कार्यक्रम लेके आएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे मंथन से निकल रहा है अमृत और विष। फिलहाल धन्यवाद प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। शानदार, जिताऊ और टिकाऊ एक ज़बरदस्त फार्मूला है, सभी दलों को इसकी तलाश है। बेहतरीन अद्भुत तरीके से आपने प्रस्तुतिकरण किया और अच्छे से रखा दर्शकों के सामने। वक्ताओं ने भी सारी चीज़ें कही, बहुत अच्छा रहा। बहुत शुक्रिया।